भाषा एवं पाठ्यक्रम में हम पठन कौशल पढ़ रहे हैं। जैसा कि हमने इससे पहले पढ़ा है कि भाषा में दक्षता या निपुणता लाने के लिए भाषाई कौशलों को भी विकसित किया जाता है, और इसी दृष्टि से जो भाषा के 4 कौशल हैं उनमें दक्षता लाने के लिए प्रत्येक भाषाई कौशल का अध्ययन किया जाता है। उसी क्रम में हमने श्रवण कौशल, वाचन कौशल, इनका अध्ययन कर लिया है, कौन सी विधियों के माध्यम से इन्हें विकसित किया जा सकता है। और हम अब पठन कौशल पढ़ रहे हैं, जिसमें से पठन कौशल के बारे में भी हमने कुछ पढ़ लिया था। अब पठन कौशल किन शिक्षण विधियों के माध्यम से विकसित किया जा सकता है, उन विधियों का अध्ययन करेंगे। इनके अलावा एक कौशल और होता है लेखन कौशल, जिसका पठन कौशल के बाद अध्ययन करेंगे। लेखन कौशल, ठीक है। अब हम पठन कौशल के शिक्षण की जो विधियां हैं उनका अध्ययन करेंगे। पठन कौशल के शिक्षण की विधियां। देखो, जैसे कि हमने सुनने के आधार पर, यानी किस तरह से बालकों की श्रवण क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से बालक की वाचन क्षमता को विकसित किया जा सकता है, बोलने के में किस तरह से उन्हें अभ्यस्त किया जा सकता है। अब यहाँ क्या है, पढ़ने में अभ्यस्त करना। पठन से अर्थ क्या है, पढ़ने से। अब जहाँ हमने वाचन कौशल विकसित किया है तो वहाँ पठन कौशल में भी लगभग शिक्षण जो विधियां हैं वही रहेंगी। उसी प्रकार से जो पढ़ने का कौशल है वह भी विकसित किया जा सकता है। जैसे हमने वाचन कौशल में भी पढ़ा था कि किस प्रकार से वर्ण है, जो वर्णमाला है, जो शब्द है, उनका ज्ञान बालकों को सही ढंग से करवाना, सही रूप से या कहें कि ठीक प्रकार से उनका उचित अभ्यास करवाया जाना ही वाचन कौशल को विकसित कर देता है। तो ठीक प्रकार से, क्योंकि वाचन से अर्थ बोलना है, पठन से अर्थ पढ़ना है, तो बिल्कुल लगभग एक समान ही है। उन्हीं शिक्षण विधियों के माध्यम से जिनसे कि वाचन कौशल विकसित किया जाता है, उन्हीं विधियों का सहारा लेकर हम पठन कौशल को भी विकसित कर सकते हैं। इसीलिए वही लगभग समस्त विधियां रहेंगी। तो थोड़ा थोड़ा सा सब विधियों के बारे में एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। हालांकि वाचन कौशल में हमने समस्त शिक्षण विधियों का अध्ययन कर लिया है। फिर एक बार हम लिख लेते हैं कि पठन कौशल के शिक्षण में भी इन विधियों का प्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है। जैसे वर्ण बोध विधि, वहाँ वाचन कौशल में भी हमने इसको पढ़ा था। वर्ण बोध विधि, जैसे कि जो वर्णमाला है, बालकों को स्वर व्यंजन, उनको किस तरह से उनकी पहचान होनी चाहिए, किस तरह से उन्हें बोलना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, और किस तरह से वर्णों को अलग अलग पढ़ने के बाद उन्हें मिलाकर शब्दों के रूप में पढ़ने का भी अभ्यास करवाया जाना चाहिए। वह सब किस में आ जाएगा, वर्ण बोध शिक्षण विधि में। इसी की तरह आगे ध्वनि साम्य विधि की बात करें हम, जो हमने वाचन कौशल में भी पढ़ी थी। ध्वनि साम्य विधि, इनमें वही एग्जाम्पल और उदाहरण भी हो सकते हैं जो हमने वाचन कौशल में बताए हैं। जैसे कि ध्वनि साम्य, ध्वनि जिनकी समान है, अर्थात सुनने में ऐसे अक्षर या ऐसे शब्द जो समान होते हैं, इस तरह के वर्णों से बने शब्दों के आधार पर बालक को पढ़ने का अभ्यास करवाया जाना। जैसे काका, मामा, पापा,
दादा, जैसे एक जैसी ध्वनि आ रही है ना, इस तरह से नाना, और भी कई सारे वर्ण हो सकते हैं। तो इस तरह के शब्दों को बार बार बालकों को पढ़ने को कहा जाएगा, तो बालक अक्षरों को तो पहचान ही रहे हैं, साथ के साथ उन्हें मात्राओं का अभ्यास भी हो जाता है और वो अपनी पुस्तक का पठन कार्य करना शीघ्र सीख जाते हैं। तो इस तरह से ध्वनि साम्य विधि का सहारा लेकर भी बालक में पठन कौशल विकसित किया जा सकता है। तो कई तरह की हो सकती हैं, जैसे ध्वनि साम्य विधियाँ और भी हैं, जैसे पानी, नानी या कहें नीली, पीली, अलग अलग मात्राएं हैं। तो उन्हीं से संबंधित अलग अलग तरह के जो शब्द होंगे वो शब्द किस में आ जाएंगे, ध्वनि साम्य विधि में। तो इस विधि के आधार पर भी जैसे जो बालक हैं वो पठन कार्य सीख सकते हैं। इसमें वर्णों और शब्दों पर, जो वर्ण और शब्द हैं उनकी ध्वनि पर विशेष ध्यान दिया जाता है और एक सी ध्वनि वाले शब्दों को एक साथ ही इसमें पढ़ाने का अभ्यास किया जाता है। और आगे वाचन कौशल में भी हमने इस विधि को पढ़ा था, देखो और कहो विधि। देखो और कहो विधि। तो यहाँ जिस तरह की वर्णमाला या जिस तरह के शब्दों का ज्ञान बालकों को करवाया जाता है, ऐसे शब्दों से संबंधित चित्र बनाकर बालकों को उनसे संबंधित चित्र भी दिखाए जाते हैं। यानी जिन चित्रों को वो देखें और कहें कि किस तरह के वो चित्र उन्हें लग रहे हैं या किस तरह के शब्द को बता रहे हैं। इस तरह से भी बालक पढ़ने के अभ्यास में निपुण होते हैं। तो इस दृष्टि से देखो और कहो विधि के आधार पर भी हम पठन कौशल में बालकों को दक्ष कर सकते हैं। इस विधि में अक्षरों के बोध के स्थान पर शब्द बोध पर ध्यान दिया जाता है। यहाँ चित्र देखकर बालक को स्वयं ही उस शब्द का ध्यान आ जाता है, क्योंकि चित्र भी कैसे रखे जाते हैं, जो सामान्य से होते हैं, अर्थात बालक के जीवन में उनका ज्यादातर उपयोग होता रहता है या वो काम में आते रहते हैं, जिससे उन्हें देखकर बालक उन शब्दों का, क्योंकि वर्ण तो एक तरह से पहचान से वो बोल रहे हैं, लेकिन चित्र को देखकर, क्योंकि चित्र से इसी तरह के चित्र उनके जीवन में जो आ रहे हैं, तो उन शब्दों को वो बोलना सीख जाते हैं, उन वस्तुओं का नाम लेना वो जानते हैं। तो इसी प्रकार की वस्तुओं के चित्र उनके समक्ष रखे जाते हैं, जिससे बालक शब्दों का ही सीधा उच्चारण करते हैं। तो इसमें वर्ण के स्थान पर सीधे शब्द बोध का ही ध्यान दिया जाता है और बालक शब्द बोलना सीखते हैं, उनको पढ़ना सीख जाते हैं। जो चित्र बालक के परिचय की परिधि में हो, उन्हीं वस्तुओं के चित्र भी तैयार किए जाते हैं और चित्र के नीचे वस्तु का नाम लिख दिया जाता है और नाम लिख देते हैं। इसी से बालक उस शब्द से भी परिचित हो जाते हैं, चित्र के साथ शब्द को भी पढ़ना वो सीख जाते हैं। इसीलिए इस विधि का नाम देखो और कहो विधि रखा गया है। इसके बाद है वाक्य विधि। वाक्य विधि में पहले वाक्य लिखा जाता है, क्योंकि भाषा की इकाई ही वाक्य बताई गई है। तो इस विधि में वाक्य से ही शिक्षण कार्य प्रारंभ किया जाता है। लिखने तथा पढ़ने से पूर्व बालक वाक्य को सुनता भी है, फिर सुनकर बोलता है और बालक वाक्य के स्वरूप को जैसे दो प्रकार से ही वह सीखता है। तो अनुकरण के माध्यम से या चार्ट वगैरह में लिखा हुआ है तो उसे लिखे हुए को, जैसे वर्णबोध या ध्वनि साम्य के आधार पर जब उससे वर्णों का ज्ञान हो गया है, तो उस प्रकार से वह वाक्य को भी पढ़ना सीखता है। तो इस तरह से वाक्य विधि के माध्यम से भी पठन कार्य करवाया जाता है। इस विधि के आरंभ में शिक्षक पहले तो छोटा वाक्य लिखते हैं, फिर उससे संबंधित चित्र बताकर वाक्य को पढ़ना और उन्हें पढ़ना सिखाया जाता है। धीरे धीरे वाक्य के बाद यहाँ जैसे वाक्य से ही फिर शब्दों तक आते हैं, फिर शब्दों से वर्ण तक, इस तरह से उन्हें पढ़ने का अभ्यास करवाया जाता है।
यहाँ पहले बड़े से छोटे की ओर है। पहले बड़े रूप में बालक को सिखाया जाता है, फिर बड़े से छोटे और छोटे से और छोटे तक उन्हें पहचान करवाई जाती है। जैसे वाक्य पहले, फिर उसके बाद शब्द, फिर शब्द से वर्ण। इस तरह के क्रम में शिक्षण कार्य इसमें करवाया जाता है। इसके बाद है अक्षर बोध विधि। अक्षर बोध विधि जैसे वर्ण बोध विधि है, ठीक इसी प्रकार से इसका भी प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है स्वरोच्चारण विधि। इस विधि को सबसे प्राचीन विधि भी बताया गया है। स्वरोच्चारण विधि में अध्यापक एक एक वर्ण को श्यामपट्ट पर लिखकर उसका उच्चारण करवाता जाता है और छात्र वर्ण को देखते हैं, पहचानते हैं और फिर उसका उच्चारण करते हैं। फिर उसे बोलने के साथ वह पढ़ना सीखते हैं। इसके बाद बालक को हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक वर्ण का धीरे धीरे ज्ञान हो जाता है और ध्वनियों के शुद्ध उच्चारण की भी उन्हें पहचान हो जाती है। जैसे कि अक्षर बोध विधि में भी हमने वर्णमालाओं से जैसे अक्षरों को जोड़ना, यहाँ पे ध्वनि साम्य विधि के माध्यम से भी किस तरह से एक समान ध्वनि के शब्दों को बोलना सीखते हैं। तो अक्षर बोध विधि में भी लगभग यही सारी बातें आती हैं कि जैसे अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाना इसमें सिखाया जाता है, शब्द का उच्चारण अभ्यास भी करवाया जाता है, मात्राओं का ज्ञान भी इसमें करवाया जाता है और इसमें पहले बालकों को स्वर या व्यंजन सिखाए जाते हैं और स्वर और व्यंजन सिखाने के साथ ही उन वर्णों की पहचान के बाद बालकों को मात्राओं का ज्ञान करवाते हुए पठन कार्य में दक्ष करवाया जाता है, अर्थात उन्हें पढ़ना सिखाया जाता है। वर्णों का ज्ञान कराने के लिए वर्ण से बनने वाले शब्दों को एक तरह से चित्र के रूप में भी इस विधि में दिखाया जाता है, जिससे कि बालक जल्दी सीख जाते हैं। एक तरह से कहें कि इस विधि से बालकों को वर्णों का क्रमबद्ध ज्ञान भी हो जाता है। वर्णों को मिलाकर वो शब्द पढ़ने का अभ्यास भी कर पाते हैं और मात्राओं का पूर्ण ज्ञान हो जाता है और साथ ही साथ जैसे कि वो बार बार बोलने का अभ्यास करते हैं, इसीलिए उनका पठन कार्य भी शुद्ध होता है। यानी पढ़ने के में जब उनका उच्चारण शब्दों का, वाक्यों का या वर्णों का उच्चारण करते हैं तो वह उच्चारण भी शुद्ध होता है। इसी के बाद है जैसे कथन और वर्णन विधि। कथन और वर्णन विधि भी एक तरह से देखो और कहो विधि पर निर्भर करती है। जैसे इसमें भी यह है कि कुछ वाक्य लिखे होते हैं या शब्द लिखे होते हैं, उनके साथ चित्र बने होते हैं, उनको देखकर बालक कुछ ना कुछ कहते हैं, अर्थात ज्ञान उनके पास होता है उसे व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार से कथन एवं वर्णन विधि है, जिसमें शिक्षक कथन के माध्यम से उनके समक्ष कोई विचार रखता है, जिसके एक तरह से जिसको आधार बनाकर बालक किसी न किसी प्रकार की अपना वक्तव्य, अपना विचार व्यक्त करते हैं और उसी के आधार पर जैसे उनका पठन कौशल भी विकसित होता है। कथन एवं वर्णन विधि। इस विधि में देखो और कहो विधि के अनुसार ही बालकों को शिक्षण कार्य करवाया जाता है। इस विधि में शब्द से संबंधित वस्तु और चित्र भी दिखाकर बताया जाता है बालक को और उस चित्र के नीचे वस्तु का नाम भी लिखा होता है।
साथ ही जैसे इस विधि में हमने पढ़ा था कि चित्र भी कैसे बनाए जाते हैं जिससे बालक पहले से लगभग परिचित होते हैं। तो इस तरह से परिचयात्मक चित्रों का ही वर्णन इसमें करवाया जाता है। फिर शब्द के प्रारंभिक वर्ण व अन्य वर्णों की पहचान करते हुए बालक कई बार उन्हें देखते हैं, सुनते हैं और फिर बोलते हैं, और इसी क्रम में बालक इससे संबंधित उन शब्दों और वर्णों से संबंधित जैसे उनका जो पठन कार्य है वह संभव होता है, अर्थात बालक पढ़ना सीख जाते हैं। इस विधि को भी पूर्णतया मनोवैज्ञानिक विधि माना गया है, क्योंकि इसमें पूर्ण से अपूर्ण की ओर जो शिक्षण सूत्र हमने पढ़े हैं उनमें से ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर कई शिक्षण सूत्र हैं जिनका प्रयोग होता है, उनका पालन इस विधि में किया जाता है। इस विधि में शब्द के द्वारा वर्ण पहचान होने से ही जो पठन कार्य है वह विकसित हो पाता है। अब आगे जो विधि है अनुकरण विधि। अनुकरण विधि में भी बालक जैसे कि शिक्षक किस प्रकार के वर्णों का उच्चारण कर रहा है उनके अनुकरण के आधार पर ही बालक उसी प्रकार का उच्चारण करते हैं, उसी प्रकार के से शब्दों को पढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमने वाचन कौशल में भी इसका अध्ययन किया था कि जैसे शिक्षक द्वारा जो पाठ का पाठ्यांश पढ़ा जाता है उसे आदर्श वाचन कहते हैं। बालक उसी अंश का अनुकरण करते हुए जब उसका वाचन करते हैं तो उसे अनुकरण वाचन कहते हैं, और उसी के आधार पर उनकी वाचन कला को विकसित किया जाता है। बालकों की अशुद्धियों को दूर किया जाता है। कुछ कठिन शब्द हैं जिनके उच्चारण में बालक को कठिनाई का अनुभव होता है, तो उस कठिनाई को दूर करने के लिए बालक से उन वर्णों का उच्चारण बार बार करवा के उसे उसके प्रति अभ्यस्त करवाया जाता है। उसी क्रम में पठन कौशल में भी पढ़ने के लिए भी बालक अनुकरण विधि के माध्यम से अधिक ठीक तरह से पढ़ना सीख पाते हैं। तो जैसे कि ये कहें कि भाषा है वह अनुकरण से ही सीखी जाती है। इस विधि में बालक अध्यापक का अनुकरण करके शब्दों और वर्णों का उच्चारण करना सीख जाते हैं। इसमें अध्यापक शामपट पर एक शब्द या वर्ण लिखता है और बोलता है, और साथ ही साथ बालकों को बुलवाता भी है। पहले स्वयं बोलता है, लिखता है और बालकों को भी बुलवाता है, और धीरे धीरे स्वतंत्र रूप से बालक वर्णों और शब्दों को एक तरह से पहचान करके बोलना और पढ़ना सीख जाते हैं, जिससे कि उनका पठन कौशल विकसित होता है। और यह विधि हिंदी के बजाय ज्यादातर, जैसे उसमें भी बताया था, अंग्रेजी में अधिक उपयोग में ली जाती है, क्योंकि जैसे हिंदी भाषा बालकों को एक तरह से कहें क्योंकि ये मातृभाषा है तो बालक इसका ज्ञान पहले से उन्हें होता है। अंग्रेजी भाषा में ज़्यादातर जैसे शब्दों को बुलवाया जाना, सामूहिक रूप से फिर उन्हें याद करवाने के लिए उनका उच्चारण कार्य करवाना, तो इस तरह से इस विधि का ज़्यादातर उपयोग अंग्रेजी के शिक्षण कार्य में किया जाता है। फिर कहें कहानी विधि। कहानी विधि के माध्यम से भी भाषा का शिक्षण कार्य करवाया जाता है, क्योंकि बालकों की रुचि कहानी में अधिक होती है। इसीलिए इस विधि में छोटे छोटे वाक्यों की एक कहानी चार्ट व चित्रों के माध्यम से बच्चों के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, और जो शिक्षक है वह चार्ट को या चित्र जिसमें उसने कहानी को तैयार किया है, वाक्यों के माध्यम से किया है या किसी चित्र के माध्यम से किया है, जब उसे बच्चों के समक्ष रखकर अध्यापक उससे संबंधित जो भी उसके नीचे उन्होंने किस तरह के वाक्य लिखे हैं उनको पढ़ता है। विद्यार्थी भी उन वाक्यों को अध्यापक का अनुकरण करते हुए, जैसे कि यहाँ अनुकरण विधि भी काम आ रही है, अनुकरण करते हुए उन वाक्यों को पढ़ता है और फिर उनका उच्चारण करता रहता है, पढ़ता रहता है बार बार। तो धीरे धीरे विश्लेषण द्वारा विद्यार्थी उन शब्दों और वर्णों को पढ़ना और बोलना सीख जाते हैं। तो इस दृष्टि से कहानी विधि भी बालकों को पठन कार्य के लिए दक्ष करती है।
वाक्य शिक्षण विधि हम पढ़ ही चुके हैं। इसमें वाक्य शिक्षण विधि के माध्यम से भी किस प्रकार से बालक पठन कौशल में दक्षता हासिल कर पाते हैं। अब इसी तरह से एक और विधि है भाषा शिक्षण यंत्र विधि। इसके माध्यम से भी बालकों में पठन कौशल को विकसित किया जाता है, क्योंकि भाषा शिक्षण जो यंत्र विधि है यह एक तरह से तकनीकी विधि है। तो शिक्षा में क्योंकि तकनीकी का भी प्रयोग हो रहा है, तो तकनीकी के विकास के माध्यम से भी बालकों में भी पढ़ने की क्षमता का अभ्यास करवाया जाता है। इसीलिए भाषा शिक्षण यंत्र विधि को भी इसे पठन कौशल की शिक्षण विधियों के अंतर्गत रखा गया है। भाषा शिक्षण यंत्र विधि। भाषा शिक्षण यंत्र विधि में मशीनों और यंत्रों का प्रयोग करते हुए, और जैसे कि ग्रामोफोन है, टेप रिकॉर्डर है, इनके माध्यम से बालकों को पढ़ने का अभ्यास करवाया जाता है। उनमें बालकों से संबंधित कुछ ना कुछ ऐसे शब्द वाक्य हैं जो उसमें होते हैं, और उन्हीं के साथ साथ बालक जैसे उसमें जो भी रिकॉर्डिंग की जाती है उसी के साथ बालक उनको बोलने का अभ्यास करते हैं। तो इससे भी बालकों में बोलने की क्षमता है, या कि जैसे कहें पढ़ने की क्षमता का अभ्यास हो पाता है। साहचर्य या मॉन्टेसरी विधि है, इसको भी भाषा शिक्षण के लिए मुख्य रूप से स्वीकार किया गया है। साहचर्य विधि यह विधि मैडम मॉन्टेसरी द्वारा दी गई, जो कि इटली की शिक्षाविद हैं। इस विधि में बालकों को परिचित चित्रों के साथ साथ उनके नाम भी लिखे होते हैं, ऐसे चित्रों के माध्यम से पढ़ने का अभ्यास करवाया जाता है। और नामों के इस तरह से अलग अलग कार्ड भी तैयार किए जाते हैं, जो कि प्रत्येक बालक को दिए जाते हैं। उन चित्रों के साथ उनके नाम लिखे होते हैं। बालक चित्रों को पहचान कर उन्हें बोलते हैं, और फिर धीरे धीरे, क्योंकि उनके नीचे उसी प्रकार के अक्षर वर्ण लिखे होते हैं, शब्द लिखे होते हैं, तो उनमें एक तरह से ध्वनि साम्यता स्थापित हो जाती है और बालक धीरे धीरे पढ़ना सीख जाते हैं। और उन कार्डों को आपस में मिलाकर भी एक तरह से उनका जो वाचन कार्य है वो अभ्यस्त होता है, और वाचन कार्य से ही उनका पठन कौशल भी विकसित हो पाता है।